हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले इन शब्दों को अगर हम विश्लेषण करें, समझें, तो यहाँ पे जो शब्द हैं, एक है नेशनल, दूसरा है करिकुलम और तीसरा है फ्रेमवर्क। नेशनल मतलब पूरे इंडिया के लेवल पे जो पॉलिसी बनाई जाती है। इससे पहले हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ चुके हैं, यानी कि पूरे नेशनल लेवल पे जो काम किया जाता है। नेक्स्ट जो शब्द है वो क्या है? करिकुलम। करिकुलम एक लैटिन भाषा का शब्द है कुरेर, जिसका मीनिंग होता है दौड़ का मैदान। तो अगर हम इसको एजुकेशन के साथ कोरिलेट करें तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एक ऐसा टारगेट जिसको हम एजुकेशन के थ्रू अचीव कर सकते हैं, या एजुकेशनल गोल जिस पे हम पहुंचकर अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। तीसरा कंसेप्ट है यहाँ पे फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स और स्टैंडर्ड। इट मीन्स करिकुलम फ्रेमवर्क एक स्टैंडर्डाइज डिज़ाइन या एक प्लानिंग है, योजना है, जिसके माध्यम से हम अपने एजुकेशन सिस्टम में चेंज करते हैं। यानी कि हम ऑब्ज़र्व करते हैं एजुकेशन सिस्टम को कि उसमें किस चीज़ की ज़रूरत है और कौन सी चीज़ उसमें एक्स्ट्रा है। फ्रेम कंसेप्ट को आप रियल लाइफ से कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे एक फ़ोटो को हम फ्रेम करते हैं तो उसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम काट देते हैं या हटा देते हैं और उसकी प्रॉपर फिटिंग करते हैं। तो यहाँ भी हम एजुकेशन को एक पर्टिकुलर टारगेट के अकॉर्डिंग फिक्स करते हैं, उसकी जो जो नीड्स हैं सोसाइटी के अकॉर्डिंग उनको अडॉप्ट करते हैं, और जो जो चीज़ें जिनकी हमें आज के टाइम में ज़रूरत नहीं है उनको हम रिमूव कर देते हैं। तो एक तरह से एजुकेशन की प्लानिंग की जाती है। चूँकि हम यहाँ करिकुलम फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं और करिकुलम को हमने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है कि करिकुलम एक साधन है, एक माध्यम है जिसके थ्रू हम अपने एजुकेशन गोल को अचीव करते हैं। तो करिकुलम फ्रेमवर्क क्या है? एक ऐसी योजना हुई जिससे हम अपने एजुकेशनल टारगेट्स को कवर करते हैं। अब हम बात करते हैं एनसीएफ 2005 की। वैसे तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि करिकुलम का फ्रेमवर्क 2005 में ही तैयार किया गया। इससे पहले इसके 4 स्टेप ऑलरेडी हो चुके थे। 1975 में पहला चरण और 1988 में दूसरा चरण और तीसरा चरण हुआ था 2000 में, और ये चौथा चरण था जब हम करिकुलम को फ्रेमवर्क कर रहे थे 2005 में। अब हम बात करते हैं एनसीएफ 2005 के स्ट्रक्चर की। तो भारत सरकार ने जो यूजीसी के पूर्व प्रोफेसर थे, प्रोफेसर यशपाल, उनकी अध्यक्षता में टोटल 38 मेंबर की एक कमेटी बनाई, जिसमें से 35 मेंबर्स जो हैं एजुकेशन कॉलेजेस के प्रोफेसर्स थे, एनजीओ के मेंबर थे और एनसीईआरटी के मेंबर थे। एनसीएफ 2005 में मेंबर ऑफ सेक्रेटरी का काम किया श्वेता उत्पल जी ने, और जो लैंग्वेज प्रॉब्लम थी उनको दूर किया नामवर सिंह ने। और इस तरीके से 2005 में 2005 में कैब CABE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एडवाइजरी ऑफ एजुकेशन जो कमेटी है उसके द्वारा, और ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्टर्स, इनके द्वारा इसको परमिशन दे दी गई। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के टोटल 21 फोकस ग्रुप बनाए गए और 5 पार्ट में इसको डिफ़ाइन किया गया। वो 5 पार्ट कौन से हैं? फर्स्ट पार्ट है प्रोस्पेक्टिव, जिसमें डिफ़ाइन किया गया है कि एजुकेशन का प्रोस्पेक्टिव क्या है। इसको तैयार करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक निबंध प्रकाशित हुआ था जिसका शीर्षक था सभ्यता और प्रगति। यानी कि उसमें बताया गया है कि किस तरीके से बचपन में बहुत सारी क्रिएटिविटी होती है, बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है। जैसे बचपन में छोटे बच्चे बहुत सारे सवाल करते हैं, उन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव चीज़ें करना चाहते हैं। तो हमें एजुकेशन को इस पर्सपेक्टिव से तैयार करना है जिससे बच्चे की क्रिएटिविटी पे कोई बर्डन ना हो, यानी कि बर्डन रहित एजुकेशन। तो यहाँ एजुकेशन का पर्सपेक्टिव डिक्लेयर किया गया, बिना बोझ के शिक्षा। एनसीएफ का सेकंड पार्ट है लर्निंग एंड नॉलेज, जिसमें क्या कहा गया है?
हम लर्निंग को स्वाभाविक तरीके से सिखाएं, यानी कि बच्चा जो है सोसाइटी में ऑब्जर्वेशन से बहुत सारी चीज़ों को देखता है और उनका अनुकरण करके बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो हम उसके ऊपर एक बर्डन ना डालें, उसके आसपास कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिससे वो फ्री माइंड से उन चीज़ों को लर्न कर सके और अपनी नॉलेज को अपडेट कर सके। अब हम तीसरे पार्ट की बात करते हैं, जो है स्कोप ऑफ करिकुलम और स्टेज ऑफ स्कूल्स और असेसमेंट। यहाँ उन्होंने कहा है कि अगर हम इस स्टेज की बात करते हैं, करिकुलम को स्कूल तक सीमित ना किया जाए, अपितु उसे सोसाइटी के साथ कनेक्ट किया जाए, जिससे बच्चे के अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। यानी कि बच्चे को ऐसे प्रोजेक्ट दिए जाएं जिससे वो सोसाइटी में जाए और सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझे। इससे बच्चे के अंदर आलोचनात्मक चिंतन की जो शक्ति है वो डेवलप होगी। नेक्स्ट पार्ट है स्कूल इन्वायरमेंट और क्लास। वातावरण इतना फ्लेक्सिबल हो कि बच्चे अपने आप ही डिसिप्लिन में रहना सीख जाएं। जैसे बच्चों को खोल के खेलने का मौका दिया जाए, पेड़ों पे चढ़ने दिया जाए, मस्ती करने दिया जाए, खेल खेल में उन पे एजुकेशन दी जाए। यानी कि बच्चे जो हैं वो एजुकेशन को एक प्रेशर ना माने, बर्डन ना माने और खेल खेल में सीखें। NCF 2005 में क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है वो एक इंफॉर्मेशन बेस्ड है। तो इन्फॉर्मेशन को हम नॉलेज ना माने। नॉलेज एक्चुअल में क्या है, जो हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने में सहायता करता है। और इसका लास्ट पार्ट है ऑर्गेनाइज्ड अमेंडमेंट, जिसमें इन्होंने सब्जेक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है और टीचर और स्टूडेंट की रेशो को बताया है। टीचर स्टूडेंट का रेशो इनके अकॉर्डिंग 1/30 का होना चाहिए, यानी कि 30 बच्चों पे एक कम से कम अध्यापक हो। कुछ टीचिंग स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने की बात की है, जैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मूर्त से अमूर्त और साधारण से कठिन की ओर। इनका मीनिंग है कि जो बच्चा पहले से जानता है उसको ही बेस बनाकर खेल खेल में नई चीज़ें सिखाना। और सब्जेक्ट के बारे में इन्होंने फोकस किया है साइंस, मैथमेटिक्स जो इंडियन लैंग्वेज हैं, और SST, आर्ट, म्यूज़िक और फिज़िकल एजुकेशन और हेल्थ एजुकेशन। अगर हम स्ट्रक्चरल अमेंडमेंट की बात करें तो एजुकेशन के एम डिसाइड किए हैं और जो टेक्स्ट बुक है उनको सुधारने की डिमांड की गई है। टीचर एजुकेशन के बारे में इनकी अपनी रिकमेंडेशन है और इवैल्यूएशन सिस्टम पे इन्होंने काम किया है। इसके अलावा टेक्निकल अमेंडमेंट किए हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि करिकुलम को इन्होंने फ्लेक्सिबल और चाइल्ड सेंटर्ड बेस्ड बनाया है। लैंग्वेज के बारे में इन्होंने क्या अमेंडमेंट की है, 3 लैंग्वेज फार्मूला अडॉप्ट किया है, जिसमें प्राइमरी लेवल पे मदर टंग को अडॉप्ट किया है और इसके साथ साथ जो इंडियन लैंग्वेज हैं उनको प्रमोट करने की बात की गई है। और इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि हमारे संबंध अच्छे हों, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज को भी पढ़ने की इन्होंने सुझाव दिया है। तो बेसिकली एक करिकुलम फ्रेमवर्क जो है ऐसा फ्रेमवर्क था जिसने ऑब्जेक्टिव को कवर करने की तरफ ध्यान दिया है। सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ें बताकर या हम सिर्फ मूल्यों की जानकारी देकर बच्चे की पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर सकते। अगर हम उन्हें कुछ सिखाना चाहते हैं तो हमें ग्राउंड लेवल पे काम करना होगा। इनके अकॉर्डिंग अगर हम बच्चे को मोटी किताबें पढ़ाएंगे तो हम उसकी पर्सनैलिटी को ग्रो अप नहीं कर सकते, अपितु एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट करे। और पेरेंट्स को भी एक तरह से इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है कि वो छोटे बच्चों से भी बिल्कुल परफेक्शन की उम्मीद ना करें, उन्हें अपने तरीके से आगे बढ़ने का। मुझे उम्मीद है आप कंसेप्ट को इजी वे में समझ चुके हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।